क्या राजस्थान का युवा अब जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनेगा या फिर ये सिर्फ सर्टिफिकेट की राजनीति है? नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। राजस्थान युवा शक्ति दिवस पर जयपुर से एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9,432 युवाओं को स्किल सर्टिफिकेट और 485 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट की सौगात दी है। सरकार विकसित राजस्थान 2047 के विजन के साथ में युवाओं को स्किल और स्वरोजगार से जोड़ने का दावा भी कर रही है। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार में योजनाओं को लटकाने और भटकाने का काम हुआ। ऐसे में अब फोकस साफ तौर पर युवाओं को अवसर देने और विकास की गति तेज करने पर है। सवाल यही है कि क्या ये पहल युवाओं के भविष्य को नई दिशा दे पाएगी और प्रदेश को आगे बढ़ाने में कितना कारगर साबित होगी। और चलिए अब चर्चा का आगाज करूं उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूं। देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ में वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। करणवीर सिंह जी हमारे साथ में बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं, तो वहीं सुरेश ढोलिया जी हमारे साथ में बतौर बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा का आगाज कांग्रेस के प्रवक्ता यानी कि करणवीर जी के साथ में करना चाहूंगी। करणवीर जी, आज तस्वीरें हमने सभी ने देखी है बीजेपी की, यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से आज मानसरोवर में युवाओं को सौगात दी है, तकरीबन 450 करोड़ की सौगात दी है। और दावा क्या है जो पहले भी किया था कि अब युवा जो है सिर्फ नौकरी पाने वाला नहीं रहेगा, नौकरी देने वाला भी बनेगा। तो आज की बड़ी सौगातों को आप कैसे देखेंगे, अप्रिशिएट तो करेंगे? नहीं निकले। आज जनता के सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ कांग्रेस के 5 साल का विजन था, योजनाएं थी, जनता की जेब में पैसा था। दूसरी तरफ 2 साल सरकार के अंदर केवल यूटर्न, लेट लतीफी और सिर्फ विज्ञापन की सरकार बनकर रह गई है। 2 साल के अंदर सरकार ने केवल फीते काटे उन प्रोजेक्ट्स के जिनकी नींव कांग्रेस ने रखी थी, जिनकी बात कांग्रेस ने की थी। आज भी मुख्यमंत्री जी लगातार दावे और वादे से आगे नहीं बढ़े। आज भी अगर कोई उनसे पूछ ले कि ग्राउंड के ऊपर आपकी क्या रियलिटी है, क्या रिपोर्ट है, उसके ऊपर बीजेपी सरकार के पास कहने के और बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, इस सरकार ने 2 साल के अंदर केवल और केवल राजस्थान के विकास को ब्रेक लगाने का काम किया है। युवाओं के भविष्य को, किसानों की उम्मीद को और आम आदमी की जेब, इन तीनों के ऊपर बोझ बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। केवल और केवल घोषणाओं के दम पर, केवल भाषणबाजी के दम पर, झूठा ज्ञान और झूठा दिलासा देने का काम इस सरकार ने किया है। जो लगातार जी एक बात बता दीजिए, आपको पूरा अच्छी तरीके से सुना है। करणवीर जी एक बात बता दीजिए, तो यानी कि जो आज तस्वीरें देखने को मिली, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 485 करोड़ की जो सौगात युवाओं के लिए थी वो आज नहीं देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। नुपुर जी, युवाओं को रोजगार चाहिए, झूठा ज्ञान नहीं चाहिए। बार बार बड़े बड़े मंचों तो से बड़े बड़े कह दीजिए कि आज जो सौगात दी है क्या वो नहीं देनी चाहिए थी? हाँ या ना में बताइए कि वो ठीक नहीं थी। नुपुर जी, देनी क्या, रोजगार चाहिए था। युवा तो चीख चीख कर मांग रहा है कि हमें रोजगार दो, पर रोजगार है कहाँ? न्याय है कहाँ युवाओं के साथ? नए परीक्षाओं के नाम पर लेट लतीफी है। और जो बार बार इस सरकार के ने जो 4 लाख वैकेंसीज का दावा कर ये सत्ता में आए थे, अगर जब आज इनसे कोई पूछ ले कि कहाँ है वो 4 लाख की वैकेंसीज, कहाँ है वो आपका भर्ती कैलेंडर, कहाँ है वो परीक्षा कैलेंडर, उसके ऊपर क्या रिपोर्ट है? केवल वो परीक्षाएं जो कांग्रेस करा के गई थी, केवल वो क्या बोलते हैं, नियुक्तियां। आपका सवाल ग्राउंड की रियलिटी पर है और बीजेपी के प्रवक्ता से आप ही के सवाल का जवाब भी ले लूंगी। सुरेश ढोलिया जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता करणवीर जी को सुना है, पूरा लेखा जोखा वो मांग रहे हैं, साथ ही वो कह रहे हैं जो 4 लाख का दावा किया नौकरियों का, जमीन पर क्या कुछ उतरा है वो भी तस्वीरें आज पेश कर दीजिए। कांग्रेस के 5 साल, बीजेपी के 2 साल, इसमें कांग्रेस जो है वो सदन छोड़ करके भागी, इस पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है।
अब ये कह रहे हैं कि हमने युवाओं के लिए क्या किया। तो पहली बात तो इन्होंने 5 साल में 19 से ज़्यादा जो एग्जाम्स थे उनके पेपर लीक किए, लाखों युवाओं के जो है सपने तोड़ने का काम किया, और ये मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है उनके पीएसओ तक उसमें भागीदारी रही, उनकी शामिल रहे, और किस तरीके से युवाओं को बर्बाद करने का कांग्रेस ने काम किया ये युवा जानते हैं। आज भी उनके जो आंसू है वो सूखे नहीं है। बात करें यदि हमने 4 लाख का दावा किया था, उसमें से 1 लाख के हमने कंप्लीट कर दिए, 1 लाख नौकरियां हमने दे दी है, 1.5 लाख जो वैकेंसीज है वो प्रक्रियाधीन है, और 1 लाख जो वैकेंसीज है उसके कैलेंडर निकलवाए हमने। ये कह रहे हैं कि एग्जाम्स टाइम पे नहीं हो रहे हैं, तो लेट लतीफी जो थी वो कांग्रेस पार्टी में थी। 2019 की भर्ती 2024 में हो रही है, 2020 की 2023 में हो रही है। इस तरीके से इनका कोई कैलेंडर नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। हम लोगों ने विधिवत कैलेंडर घोषित किया। इस साल की शुरू होती 2026 में 1 लाख वैकेंसीज का, 1 लाख भर्तियों का, ये बात थी। इन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा पैसे लेकर के कटारा जी जो है उनको 1 करोड़ से ज्यादा लेके उनके आरपीएससी का मेंबर बनाया, आरपीएससी जैसी संस्था को बर्बाद कर दिया। वो इसके अंदर जो अधीनस्थ बोर्ड है इसके अंदर ओएमआर स्कैंडल करा 2019 की वैकेंसीज के अंदर। तो इस तरीके से पूरे युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम करा कांग्रेस ने। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इन्होंने कोई रोजगार का काम नहीं करा। हमारी सरकार ने पिछले 2 साल के अंदर यदि आप देखोगे तो 2 लाख से ज्यादा रोजगार हम लोगों ने दिए हैं। सरकार निजी क्षेत्र के अंदर, प्राइवेट सेक्टर में भी 4 लाख से ज्यादा रोजगार आने वाले समय में क्रिएट करेंगे। बिल्कुल, आपने भी जवाब दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी। देवेंद्र जी से मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। देवेंद्र जी, जो आज तस्वीरें देखने को मिली, 485 करोड़ का एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है सौगात, और साथ ही लगातार जो पहले भी दावा किया कि भाई अब युवा जो है रोजगार देने वाला बनेगा, तो जाहिर सी बात है मजबूती भी ज्यादा आएगी। लेकिन जो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जो पहले के वादे हुए उनकी जमीन पर क्या तस्वीरें, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि 4 लाख में से 1 लाख नौकरियां हम दे चुके हैं। क्या ये तकरीबन 2-2.5 सालों के लिए ये आंकड़ा काफी होता है? कैसे देखें, असली तस्वीर क्या है, बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे? देखिए नूपुर, एक चीज़ साफ है कि जो सरकार पावर में होती है उसको प्रदेश की जनता के डेवलपमेंट के लिए काम करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो घोषणा हुई है ये स्वागत योग्य है, अगर ये ज़मीनी धरातल पर एग्जीक्यूट हो जाती है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि सरकार अगर कोई योजनाएं अनाउंस करती है तो उसका बेसिक ढांचा उसको इंश्योर करके उसके बाद करती होगी, ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए और लोगों तक उसका बेनिफिट मिले। देखिए ये जो नारे चलते हैं ना, जो के साहब अब युवा जो है वो अब नौकरी देने वाला बनेगा, ये पिछले 50 साल से चल रहे हैं ये नारे। अभी तक कोई सरकार ये कर नहीं पाई है। ये एक सफ़ेद झूठ है जो युवाओं को हर बार बोला जाता है, वो चाहे कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ये 2 ही पार्टियां हैं इस प्रदेश के अंदर जो रूल करती आई हैं। लेकिन ये पिछले लंबे समय से हर सरकार, हर पार्टी की सरकार यही नारा देती है और वो कुछ भी नहीं हो पाया। आज के दिन हालात ये हैं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है वो जो देश के अंदर टॉप का जो स्टेट है कर्नाटका या तमिलनाडु, उनके मुकाबले आधी है। आप सोचिए कि कितना मतलब फर्क है हमारे और उन जो थोड़े बहुत डेवलप्ड स्टेट हैं उनके बीच में बहुत लंबा गैप है। तो इस गैप को भरने के लिए जिस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी की आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि भजनलाल शर्मा सरकार के पास बहुत लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि स्टेट बहुत कर्ज के अंदर डूबा हुआ है। ये समझिए कि जो कर्ज का बोझ इतना ज़्यादा है कि कर्ज चुकाने के लिए इतना 38% से ज़्यादा तो रेवेन्यू उसी में चला जाता है। तो ये एक कड़ी परीक्षा है। मैं समझता हूं कि इसमें अगर अच्छी ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम में थोड़ा सा सुधार हो तो ये रास्ता निकल सकता है। देवेंद्र जी, आपने जो कर्ज वाला पॉइंट उठाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बहुत ही तेज तर्रार के साथ में कटाक्ष किया है। उस पर भी मैं बीजेपी के प्रवक्ता के साथ में रिएक्शन लूं। उससे पहले करणवीर जी आपसे सवाल करना चाहूंगी। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब सौगातें दी तो विपक्ष पर भी जम करके जुबानी प्रहार बोला, कई सारे प्रहार किए। उनमें से एक उन्होंने कहा कि योजनाओं को लटकाने की बात हो या भटकाने की बात हो वो कांग्रेस ने की है। करणवीर जी, आप अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए। व्यस्त रहते हैं जी,
जी जी बोलिए, आवाज आ रही है? जी जी। भजन लाल जी लगातार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को, जो विजनकारी सरकार थी, उसको कोसने में ही अपना समय निकाल रहे हैं। ये कहते हैं कि गत सरकार भ्रष्ट थी। इनको आए हुए 2 साल हो गए सत्ता में, एक भी आरोप अगर ये साबित कर दे, 2 साल के अंदर उन्होंने कोई एक भी आरोप को परिणाम तक लेके गए तो आप बता दीजिए। केवल और केवल झूठी बातें, झूठा दिखावा। भजन लाल जी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आप दिल्ली जाके आते हैं, तो सही तो कहते हैं कांग्रेस के लोग। आप दिल्ली लेके क्या जाते हैं, लेके क्या आते हैं? सिवाय फोटो के आपने बताइए राजस्थानियों को कोई राहत पहुंचाई हो तो? केवल और केवल पाखंडबाजी, फोटोबाजी के अलावा भजन लाल जी ने कोई दूसरा काम किया हो तो आप बताइए। आज भी जब वो बोल रहे थे तो लगातार रणवीर कांग्रेस जी, की इस बात का भी सरकार जवाब पर आरोप आज प्रत्यारोप। इस बात का भी जवाब आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया। उन्होंने कहा मैं दिल्ली जाता हूं तो सिर्फ जनता के लिए जाता हूं, उनके लिए कुछ देख करके भी आता हूं, लेकिन जब आप लोगों की सरकार थी तो नूपुर जी, आप लोग ये दिल्ली की जनता- बजाय होटलों में सुन तो ज्यादा लीजिए। रहे। उन्होंने ये साफ तौर पर आपके- कहा सुन कि तो दिल्ली की लीजिए। बजाय होटल में ज्यादा रहे। इस बात का जवाब दे दीजिए, ये बात मुख्यमंत्री ने खुद कही। दे रहा हूं। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की खून पसीने की कमाई को आईफा के अंदर हिरोइनों के साथ ठुमके लगाकर उड़ाने वाले इनकी डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री थे। और कौन था? और बार बार ये बात करते, कांग्रेस तो पूछ रही है कहां है राहत? दिल्ली के आपने कितने दौरे कर लिए, मुझे बता दीजिए। क्या आप ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बना लाए? क्या यमुना का पानी ले आए? क्या 2 करोड़ रोजगार जो लगातार आप बात कर रहे हैं वो ले आए? आज भी पंचायत राज के 3000 करोड़ रुपए सीएफसी फंड के हैं, जो पंचायत राज के हैं, वो अटके पड़े। जीएसटी का फंड अटका पड़ा है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता, ये लेने आते जाते क्या, लेने आते क्या है? अभी लास्ट में आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले ही इन्होंने कोटा के अंदर एक एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे। वहां ये कहते हैं कि हम तो गरम गरम कचौरी पहुंचाने के लिए दिल्ली जाते हैं। शायद ये कचौरी, पापड़, तिल, वो ढोकले पहुंचाने के लिए ही दिल्ली के दौरे करते हैं। राजस्थान की आम जनता को राहत पहुंचाने वाली बात नहीं करते। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा, आज भी राजस्थान का युवा हताश और निराश है। केवल और केवल खोखले वादे, झूठी घोषणाएं, धरातल पर आज भी भारतीय जनता पार्टी जीरो है। ठीक है, आप लोग हीरो थे क्या? तभी तो जनता ने क्या कुछ किया आपके साथ में, वो तो 2023 में आपको वो तस्वीरें शायद अभी भी डाइजेस्ट नहीं होती होगी। बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब लूंगी, आप ही की बात का रिएक्शन बीजेपी के प्रवक्ता से ले रही हूं। आपका जवाब दे जाता हूं। 1 मिनट, करणवीर जी। हीरो ही थी ताकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन देके गई थी। कांग्रेस हीरो ही थी ताकि 8 करोड़ राजस्थानियों को चिरंजीवी स्वास्थ्य का लाभ देके गई थी। कांग्रेस हीरो ही थी जिन्होंने ठीक है, इस बात का जवाब सुरेश जी बहुत बेहतर तरीके से दे पाएंगे। सुरेश जी, करणवीर जी को आपने सुना है, उनकी बातों का भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा जब दिल्ली आने जाने की बात होती है तो उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि भाई जो दिल्ली बार बार जाते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लेकिन ऐसे में अपने हिस्से का टैक्स नहीं मिल रहा राज्य को। ये बड़ी विडंबना है। इस बात को कैसे देखेंगे, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहूंगी, एक तो इन्होंने कहा कि किसी के ऊपर आरोप हो तो जल जीवन मिशन के अंदर इनके मंत्री जेल जाकर के आए हैं। अब ये कि उन्हें पूरी तरीके से कन्विक्ट होकर के हमेशा के लिए ताउम्र जेल में डाल दो, तो हमारे सिस्टम ऐसा है कि 22 साल लग गए थे लालू जी जो थे उनको जाकर जेल में जाने में, लेकिन अभी जेल जाके आए हैं। यदि आप इसी तरीके से करते रहोगे तो बाकी लोगों के भी नंबर आ जाएंगे, यदि आपने कुछ इसी तरीके से अपना बिहेवियर रखा आने वाले समय में भी। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा कि राजस्व घाटे की बात उठाई, तो राजस्व घाटा 8000 करोड़ रुपए कम हुआ है कांग्रेस की तुलना में। हमने पूंजीगत जो व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको इंक्रीज करा है। जब पूंजीगत व्यय बढ़ता है तो लॉन्ग टर्म में जो है वो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, लेकिन राजस्व घाटे में कमी जरूरी है, जो कि हमारी सरकार ने आने के बाद में किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जैसे समिट वगैरह की बात करी तो एआई समिट के अंदर किस तरीके से कांग्रेस ने जो अपना नंगापन दिखाया था, वो किस तरीके से विश्व बिरादरी के सामने हम लोगों को शर्मनाक स्थिति में पहुंचा दिया था, वो सबको ध्यान रखना चाहिए। पंचायत चुनाव को भी इन्होंने एक सवाल उठाया, तो बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने करा था। अलग अलग समय में पूरे 2-2.5 साल तक इनके चुनाव ही कंप्लीट नहीं हुए थे, तो वो टेन्योर कंप्लीट नहीं हो तब तक समस्या रहेगी। तो राजस्थान सरकार, भारत सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध है और वो उस दिशा में प्रयासरत है। एक सर ने सवाल उठाया था स्टार्ट की, भाई युवा जो है वो रोजगार देने वाले बने, तो 2014 के बाद में जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से हम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे स्टैंड अप इंडिया हो। और राजस्थान के अंदर भी पिछले 2 साल के अंदर 4400 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं और 40,000 से ज्यादा युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार मिला है।
ठीक है, देवेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे, सुरेश जी ने एक आंकड़ा जो पेश किया, क्या वो काफी, और साथ ही जो आज फंड की बात की गई है, चाहे मैं स्टार्टअप के फंड की बात करूं जो तकरीबन 403 स्टार्टअप को 11.45 करोड़ रुपए का वायबिलिटी गैप फंड दिया जाएगा, ये ऐलान ये बात की जाती है, तो क्या ये काफी होता है युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए? इसे हम कैसे देखें, क्या अप्रिशिएट करना चाहिए? देखिए नुपुर, ये दो सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी सरकार का अचीवमेंट है जिसको हमको स्वीकार करना चाहिए। एक तो ये स्टार्टअप का जो गेम प्लान है उसमें काफ़ी यंगस्टर्स को बेनिफिट हुआ है और उनके इनिशिएटिव को प्रोत्साहन मिला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी सफिशेंट नहीं है। हमारी पॉपुलेशन और हमारे हर साल जितने युवा एजुकेशन लेकर के मार्केट में आते हैं उनके लिए न के बराबर, मतलब ये गणित है पूरा का पूरा, बहुत थोड़ा है ये। बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाते हैं, उनको स्टार्टअप का भी कोई मदद नहीं मिलती है और दूसरी कोई मदद नहीं मिलती है। तो लेकिन फिर भी ये है कि गिनाने के लिए हमारे पास एक स्टार्टअप का एक वो है, आंकड़ा है। दूसरा, ऊर्जा के क्षेत्र में भी इन्होंने खास तौर पे राजस्थान को देखें तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, लेकिन ये भी देखिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें भी रोजगार परक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आप कुछ चंद जो लोगों को आप सस्ती ज़मीन दे करके आप ये सोचते हैं कि वो आपको कमा करके दे देंगे, तो मैं समझता हूँ ये आपकी गलत फहमी है। ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट करना चाहिए स्टेट के अंदर, तो शायद हो सकता है ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान का अचीवमेंट जो बड़ा हो सकता है। देवेंद्र जी, एक संक्षिप्त में आपसे आपकी बात को जोड़ करके बात ऐड कर रही हूँ, संक्षिप्त में बताइएगा, जब फंड की बात होती है तो क्या राज्य इतनी अच्छी स्थिति में है कि फंड मैनेज होगा, किसी भी तरह का कोई दबाव कर्ज का नहीं देखने को मिलेगा, वो कंडीशन आप बेहतर तरीके से नहीं? देखिए नुपुर, ये बात सच है कि जो हमारे ऊपर कर्ज का बोझ है वो बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय होना चाहिए राज्य सरकार के लिए और उनके अधिकारियों के लिए जो बजट बनाते हैं। और मैं समझता हूं कि राजस्व घाटा और तमाम उसके ऊपर कंसंट्रेट करके स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी स्टेट को इफेक्ट करती है। अगर सेंट्रल उनको असिस्टेंस नहीं दे पाती है, बकाया पैसा टैक्स का नहीं पे करती है, तो स्टेट के ऊपर जोर आता है। दूसरा, जो इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह के विवाद चल रहे हैं और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसमें जिस तरह की इकोनॉमिक आपकी का स्ट्रेस आता है, मैं समझता हूं कि इन हालात में राजस्थान सरकार के लिए एक दुधारी तलवार है जिसके ऊपर बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि खाली थोथे नारेबाजी से राजस्थान का भला हो सकता है। करणवीर जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। करणवीर जी, एक बयान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शेंगे नहीं, कई पूर्व मंत्री जेल जाने की कतार में है, ये बात उन्होंने कही है। नुपुर जी, मैं भजनलाल जी भी कहूंगा, उनके प्रवक्ताओं से भी कहूंगा, उनके मंत्रियों से भी कहूंगा कि राजस्थान की जनता को, राजस्थान के लोगों को आंकड़ा दीजिए, प्रवचन मत दीजिए। ये लगातार प्रवचन देने का काम कर रहे हैं। और अंत में ये भी कहूंगा कि सरकारें बहाने बनाने के लिए नहीं चुनी जाती। 2 साल का समय कम नहीं होता। जिस सरकार की नीयत में ही खोटो कांकरे हो, वहां विकास कहां संभव है? जो कांग्रेस के साल में 5 साल के अंदर कांग्रेस ने जो विकास की लकीर, जो लंबी लकीर खींची थी, बीजेपी उसी को मिटाने में लगी है। आप चिरंजीवी में देख लीजिए, रोजगार में देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, किसान के मामले में देख लीजिए, चाहे महंगाई के मामले में किसान की बात करें तो आत्महत्या के आंकड़े भी आपके पास में अच्छे खासे होंगे करणवीर जी। युवाओं की मैं बात कर लूं तो पेपर लीक के आंकड़े भी आपके पास अच्छे खासे होंगे। अब कौन से पेपर? जल जीवन मिशन भी देखा आपने। आप बायस्ड मीडिया को भी थोड़ा बैलेंस रखना होगा। तो मीडिया तो बैलेंस रख रही है करणवीर जी, मीडिया बीजेपी से भी सवाल कर रही है, कांग्रेस से भी। आप मीडिया पे बताइए, मीडिया अपना काम बेहतर तरीके से करे, आप अपनी बात बताइए। कभी आप पूछिए बीजेपी प्रवक्ताओं से कि किसी स्टेट के अंदर पेपर लीक के ऊपर कानून बनाने का काम किया हो।
व्यापम घोटाले के ऊपर कोई कार्रवाई की हो। और जब ये बार बार लोग कहते हैं ना कि पिछली सरकार में 19 पेपर लीक हुए, उसकी पिछली सरकार में 17 पेपर लीक हुए थे, कौन सी कार्रवाई कर दी अभी तक आपने? कांग्रेस है तो कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस है तो कानून बन रही है। आप बता दीजिए, चाहे गुजरात की बात कर लूं, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लूं, चाहे दूसरे राज्यों की बात कर लूं, ठीक है, आप ही के सवाल का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी सुरेश जी, आप करणवीर जी जो सवाल उठा रहे हैं, आप उसका जवाब बेहतर तरीके से, ठीक है करणवीर जी, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ। करणवीर जी आप ही के सवाल का जवाब ले रही हो। बीजेपी के प्रवक्ता ने अच्छा खासा सुना है। सुरेश जी, करणवीर जी के सवालों का जवाब तो देना ही है, लेकिन बार बार लगातार आपकी पार्टी से कई लोग कह रहे हैं कि भाई और जेल जाने की कतार में है कई पूर्व मंत्री, ऐसे में नाम भी तो बताइए। बार बार सिर्फ कहने से क्या होगा, खुलासा कीजिए। एक तो इन्होंने कहा कि आप लोग आंकड़ा दीजिए, तो हमने 140 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करी और 428 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा। एसआई भर्ती में 138 से 140 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा। इसके अलावा इन्होंने जो कहा कि कांग्रेस कार्रवाई करती है, कांग्रेस कार्रवाई नहीं करती है। जो सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ था जिसमें कटारा जेल गए थे, उसके अंदर 2022 में एक बस में 49 लोग जो है वो पेपर में चीटिंग करते हुए पकड़े गए, तब ये भंडाफोड़ हुआ था। मात्र कांग्रेस के समय में देखा जाए तो शुरू के 2 वर्षों में हमारे यहाँ 428 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इनके मात्र 7 लोगों पर इन्होंने कार्रवाई करी थी। तो कांग्रेस जो है उसके बड़े लोग इसमें शामिल थे। गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने उन्होंने स्वीकार करा था इस बात को कि आपसे पेपर लिए जाते हैं क्या, पैसे लिए जाते हैं क्या। शिक्षकों ने किया, हाँ लिए जाते हैं, एक बार नहीं 2 बार किया था, 2 बार कहा था कि लिए जाते हैं। आरपीएससी को बर्बाद किया इन्होंने, अधीनस्थ बोर्ड को बर्बाद किया, यानी पूरे युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ तक उसमें शामिल थे। ठीक है देवेंद्र जी, फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी। मैं आपको बता दूंगा कि डोटासरा जी जब कहते हैं ना कि झूठे आरोप लगाओगे तो चौकड़ी बनाना बुला देंगे, चौकड़ी बनाना तो आरोप साबित करो, झूठे आरोप लगा के भगो। करणवीर जी ठीक है, देवेंद्र जी से मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। देवेंद्र जी शायद आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक सवाल युवाओं के लिए भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है, हालांकि युवाओं के हित में ही है मुद्दा आज हमने उठाया, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से परे होकर के यदि युवा विकास को देखा जाए तो कैसे देखा जाए कि अभी तक कितनी तस्वीर बदली है राजस्थान में? देखिए नुपुर, 2 चीज़ें अगर बेसिक आप स्टेट की पॉपुलेशन को दे दें तो उसके बाद उस जनता का भला हो जाता है और फिर वो खुद भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। एक तो शिक्षा और एक स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ें अगर आप दे दें किसी स्टेट की पॉपुलेशन को तो बाकी का फिर उसको और कुछ नहीं चाहिए आपसे। स्टेट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी पूरी हो जाती है, फिर केवल मॉनिटरिंग का काम करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टेट के अंदर यही जो बेसिक सुविधाएं हैं वो जनता उससे महरूम है। आप ये सोचिए कि पिछले लंबे समय से 10-12 साल से ये चल रहा है कि यहाँ पर राजस्थान में स्कूलें बंद हो रही हैं। मुश्किल से 75% एजुकेशन लोगों के पास, 25% के पास तो एजुकेशन ही नहीं है, और उसमें स्कूलें बंद खोली जाएं और उसके बाद बंद हो जाएं कि साहब स्टूडेंट ही नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन गिर रहा है। तो स्टेट को एक तो इस फील्ड में देखना चाहिए। अगर यंगस्टर्स को काबिल बना करके आप मार्केट में उतारते हैं तो वो खुद कमा के खा लेगा। तो एक तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की, अब देखिए 800 से ज्यादा स्कूलें बंद करके मर्ज की गई हैं इसी स्टेट के अंदर। तो ये जो पॉपुलेशन थी वो कहां गई? तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन में आप लैग कर रहे हैं। दूसरा, हेल्थ का सेक्टर जो है वो भी नेग्लेक्टेड माना जाता है राजस्थान का, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है ठीक से अपना इलाज नहीं करवा पाते। तो मैं समझता हूँ तो ये ये इस फील्ड में और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नुपुर, मैं एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ, वो एक पॉइंट छोटा सा बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि पेपर लीक की जो बात होती है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप बेसिक एजुकेशन सिस्टम आपका लचर हो जाएगा तो फिर आता है, फिर आपके यहाँ वो उस तरह के इंस्टीट्यूशन खुलते हैं जो कि ट्यूशन करते हैं, और ट्यूशन के बाद आता है पेपर लीक। तो मैं ये कह रहा हूं, क्या वो पूरा का पूरा सिस्टम आपने बदल लिया है? पेपर लीक फिर होने वाला है, आप चिंता मत करिए।
अभी कुछ लोगों को सजा दे देने से पेपर लीक की बीमारी खत्म हो गई है, ये ठीक गलतफहमी है आपकी। ठीक है। क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि उसके अंदर किसी न किसी तरह से चीटिंग होती है। जरूरत है। मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों को ये बेसिक पॉइंट जो है वो नोट डाउन कर लेने चाहिए। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेबाकी के साथ में इस मुद्दे पर चर्चा की। लेकिन सवाल यही है कि युवाओं के लिए तस्वीर कब बदलेगी, भले ही इतनी सौगातें दी जा रही है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तकरीबन 485 करोड़ की, लगभग की मैं बात कर रही हूँ, सौगात दी है युवाओं को। लेकिन उन तस्वीरों का भी इंतजार रहेगा कि आखिरकार जमीन पर, धरातल पर क्या कुछ युवाओं के हिस्से में आया है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।